नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं हाईवे बह गया। मणिपुर और सिक्किम में हाल सबसे ज्यादा खराब है। तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल की है, जहां लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो गया है। लगातार 3 दिन से इम्फाल ईस्ट में भयंकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों के तटबंध टूटने से हालात और बिगड़ गए। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जिसके चलते हजारों लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ के चलते आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। हिंगांग, गोविंद जी मंदिर, कोनुंग मामांग और खुराई जैसे कई क्षेत्रों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने निचले और जल भराव वाले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। सिक्किम में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। मंगन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। थेंग और चुंगथांग इलाके में भी लैंडस्लाइड से कई घरों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। सिक्किम के उत्तर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के रौद्र रूप ने कई पुलों को भी तोड़ दिया है। सिक्किम में बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब आया। पानी की तेज रफ्तार और मलबे से तीस्ता नदी अपने रौद्र रूप में बहने लगी। सिक्किम में तीस्ता नदी का रौद्र रूप है। नदी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इससे बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। दरअसल लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग बाधित हो चुका है। फिदांग बेली ब्रिज के बेस को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। ये पुल मंगन को चुंगथांग से जोड़ता है। वहीं तीस्ता नदी के उफान से दजोंगू में संकलांग पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल टूटने की वजह से हजारों लोगों का आवागमन ठप हो गया है। पहले से हमने अवगत किया था कि डीसी नॉट को जल्दी से जल्दी इसको ये बैम्बू ब्रिज को ठीक कर दो। अभी बैम्बू ब्रिज को भी कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे? तीस्ता नदी अपने खतरे के निशान को पार कर रही है। इस बीच सरकारी आंकड़े के मुताबिक उत्तर सिक्किम के कई हिस्सों में करीब 1500 पर्यटक फंस गए। 8 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। बिगड़े मौसम और तीस्ता नदी के रौद्र रूप की वजह से उनकी तलाश में बाधा आ रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण रास्ते बंद हैं। पर्यटकों को अपने होटलों में ही ठहरने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ गया है। और कर्नाटक में भी बारिश जानलेवा हो गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 71 लोगों की मौत हो गई। हाईटेक सिटी बेंगलुरु मानसून से पहले हुई बारिश से बेहाल है। सड़कों पर पानी, घर में पानी, दफ्तर में पानी, स्टेडियम में पानी, हर तरफ पानी ही पानी। पानी पानी हुई राजधानी बेंगलुरु के इस हाल की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन घरों का हाल देखिए, यहाँ भी निचले इलाकों में लोगों का ठिकाना मुश्किल हो गया है। बेंगलुरु का ये हाल मई महीने का है। भारी बारिश ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हालात को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हालात की समीक्षा की है। सीएम कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल से अब तक राज्य में हुई भारी बारिश के कारण 71 लोगों की जान चली गई। इस साल मानसून पूर्व बारिश ने पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। राज्य में मई महीने में सामान्य तौर पर 74 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार 219 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 197% ज्यादा है। 1 मार्च से 31 मई तक राज्य में 286 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि साधारण तौर पर 115 मिलीमीटर वर्षा होती है। मानसून अभी बाकी है, जिसे लेकर सीएम ने जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भारी एवलांच हुआ है, जिसकी यातायात जिसकी वजह से बाधित हो गया है। पहाड़ों से बर्फ खिसक रही है। भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर उतर रही है। ये ताजा एवलांच की तस्वीरें श्रीनगर लेह राजमार्ग की है। देख सकते हैं, रह रहकर तेजी से बर्फ नीचे उतर रही है, जो किसी बड़े खतरे को लेकर आगाह कर रही है। बताया जाता है कि आज सुबह यह एवलांच आया, जिसके बाद भारी मात्रा में बर्फ श्रीनगर लेह हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। प्रशासन ने एहतियातन आवागमन को रोक दिया है, जिससे हाईवे पर लंबी लाइन लग गई है। कहा जा रहा है कि सोनमर्ग की तरफ से आने वाली गाड़ियां फंस गई हैं। हालांकि एवलांच की वजह से किसी भी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बर्फ के हिस्से टूटने लगे हैं। एवलांच के दौरान बर्फ के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर के टुकड़े भी टूटकर तेजी से नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से हर संभव एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं।
प्रशासन एवलांच पर नजर रख रहा है। रास्तों को खोलने की कोशिशें जारी हैं। और आसाम में भी मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुवाहाटी में आफत की बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें, बाजार सब जलमग्न हैं। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इसी पानी में होकर जाने के लिए मजबूर हैं। सीजन की पहली बारिश ने ही सरकारी व्यवस्था के दावे फेल हो गए हैं। नॉर्थ बांग्लादेश और इसके आसपास का जो मेघालय का जो रीजन है, वहाँ पर जो डिप्रेशन था, ये अब मूव करके नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स आ गया है। नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके आसपास के क्षेत्र में, और कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है और ये कमजोर पड़ गया है। असम के श्रीभूमि जिले में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। असम में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 3 जिलों में रेड अलर्ट और 8 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा में आज डीडीए का बुलडोजर चला। कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने झुग्गियों को ढहा दिया। घर टूटने के बाद भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं। साउथ ईस्ट दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आज सुबह जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने डीडीए का बुलडोजर खड़ा मिला। चारों ओर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सख्त पहरा था। सुबह सुबह डीडीए की डेमोलिशन दस्ते ने मद्रासी कॉलोनी में कार्रवाई शुरू की। एक एक कर लोगों के घर जमींदोज होने शुरू हो गए। बुलडोजर कार्रवाई के बाद लोग नाराज हैं। लोगों को दूसरी जगह घर दिए गए हैं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। एक ही थोड़ी ना है, 500-600 90 साल हो गए तो दिन काटते पब्लिकों को। अब जाए तो कहाँ जाएंगे एकदम से? हाई कोर्ट के आदेश के बाद टूट रहा है। क्या चीज का हाई कोर्ट? किस चीज का हाई कोर्ट है? अमीरों लोगों को के लिए तो सबके लिए हाई कोर्ट है, गरीब के लिए कहाँ है? अभी मिले हैं रहने। 3 घंटे का रास्ता है, काम नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ तो 90 साल हो गए। इंदिरा गांधी से पहले से रह रहे हैं हम लोग। यहाँ से नहीं जाएंगे आप? यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जा सकता हम लोग। वो भी नहीं जाएंगे, सामान छोड़ गया, वो लोग भी जाएंगे, यहीं बैठ के खाएंगे। हालांकि मकान खाली कराने के लिए डीडीए की तरफ से उन्हें नोटिस दे दिया गया था। और दिल्ली के जंगपुरा में इस वक्त कैसे हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी में बने अनाधिकृत झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो गया है। इस वक्त यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और लगातार जो झुग्गियाँ यहाँ पे अनाधिकृत तौर पर बनी हुई हैं, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन झुग्गियों को तोड़ा जाए ताकि यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट का काम है वो हो सके। लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि उनकी झुग्गियाँ यहाँ से नहीं हटाई जाए, क्योंकि 370 की संख्या में झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई है और रीसेटलमेंट प्लान के तहत उसमें से करीब 189 परिवारों को फ्लैट मिल चुके हैं। लेकिन बार बार यहाँ के निवासियों का यही कहना है कि जो फ्लैट मिले हैं वो ठीक हालात में नहीं हैं और उन्हें दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है, जबकि वो सब यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में आज मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान क्या हुआ, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची है। एक साथ 40 मरीजों को एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों के जरिए लाया गया। डॉक्टर से लेकर हर मेडिकल कर्मचारी मरीजों की सेवा में लगे हैं। अस्पताल की गैलरी में देखिए, एक साथ कई मरीज पड़े हैं। हालात भयावह दिख रहे हैं, लेकिन आप घबराइए मत। ये आपदा की स्थिति में मरीजों को बेहतर सेवा देने की मॉक ड्रिल है। हम साल में 2 बार तो वैसे भी तैयारी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो नहीं हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, हादसा हो सकता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तत्पर रहते हैं।
किसी भी आपदा के हालात में तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है मरीजों को, क्योंकि एक एक सेकंड है जो वो जान के लिए बहुत कीमती होता है। इसलिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, मॉक डिजास्टर ड्रिल हो रही है ताकि कोई अगर हालात ऐसे बनते हैं, कोई आपदा की स्थिति होती है, मरीज एक साथ पहुँचते हैं, वो चाहे सड़क दुर्घटना हो या ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो कैसे उनको तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाना है और कैसे एम्बुलेंस आती है तो फटाफट मरीज को उससे निकालकर और तुरंत इलाज उसका हो सके। और बिहार चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। चिराग के बहनोई और एलजेपी सांसद अरुण भारती ने इसके संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारती ने लिखा, सामान्य सीट से चुनाव लड़े चिराग, कार्यकर्ता भी चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े। चिराग ने भी पिछले हफ्ते बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। और आपको बताते हैं चिराग पासवान के बहनोई और एलजेपी सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा है। जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की भी भावना है इस बार चिराग पासवान किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे बिहार की उनसे उम्मीदें हैं। चिराग पासवान ने कैसे खुद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने पार्टी के सर्वे के आधार पर फैसला लेने की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने का संकेत देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं पार्टी चाहेगी क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम लड़ेंगे। चिराग पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के संकेत के बाद से पार्टी में जोश है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो कहां से खड़े होंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप परिवार में अलग थलग पड़ चुके हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है। इस पोस्ट में तेज प्रताप ने क्या लिखा है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। जब से उन्हें पार्टी से निकाला गया है तब से वो मौन थे। खुद पर हुई ऐसी कठोर कार्रवाई पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने माता पिता यानी लालू राबड़ी के नाम पर एक भावुक पोस्ट किया है। भावुक संदेश तेज प्रताप ने अपने माता पिता के प्रति प्यार, लगाव और सम्मान को जाहिर किया है। साथ ही पोस्ट में तेज प्रताप ने पार्टी के कुछ जयचंद के बारे में पिता को बताया है। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा है, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। तेज प्रताप ने अपने इस इमोशनल पोस्ट में माँ पापा की तारीफ करते हुए पार्टी के भीतर कुछ जयचंद और लालची लोगों का जिक्र करते हुए फिर से एक विवाद खड़ा कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर आरजेडी के अंदर कौन जयचंद और कौन लालची लोग हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर से पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक सीएफएसएल और इसके अंतर्गत 4-5 राज्यों के क्लस्टर को ये पूरी सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस तरह से डेवलप की जा सकती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, इसका अभियोजन में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और सटीक से सटीक नतीजे
जल्द से जल्द कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जमीन पर उतारेंगे। फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे। और अमित शाह थोड़ी देर में कोलकाता में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्या तैयारी की गई है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह शनिवार रात को ही कोलकाता पहुंचे थे। शाह आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। मंडल स्तर के नेता आएंगे। ये मंडल स्तर के मंडल कमेटी के नेता हमारे जमीनी स्तर के नेता है, जमीन पे काम करते हैं। वो जब सामने से भारत के गृह मंत्री जी को देखेंगे, और वो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, चाणक्य बोला जाता है उनको नए युग का। तो उनको जब सुनेंगे और उनके भाषण, जब यहाँ पे अमित शाह जी भाषण तो नहीं मैं बोलूँगा दहाड़ेंगे, जब तब तृणमूल के जो नवान्नो है जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं वहाँ पे भूकंप आ जाएगा। बताया जा रहा है कि अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टिप्स देंगे। गृह मंत्री का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर बंगाल के दौरे के 2 दिन बाद हुआ है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने रेखा गुप्ता से खास बात की। ऐसा क्या है कि जो आपको लग रहा है कि कर दिया और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि दिल में है जिसको भी और करना है जनता के लिए? मैं नहीं कह सकती कि भी ऐसा बहुत कुछ हो गया या बहुत कुछ पूरा हो गया, पर जो दिल्ली, विकसित दिल्ली के लिए लक्ष्य है, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो कदम इस 100 दिन के कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में हम पूरे कर सकते थे, उतना हमने किया। हमने कोशिश की कि दिल्ली की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें, मेरी सड़क में गड्ढा, मेरी नाली ठीक बनी हो, मेरा सीवर बहे ना, ऐसे छोटे छोटे कामों की दिशा में हमने प्रयास करना शुरू किया। दिल्ली में यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। दिल्ली में जब बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है। उसके लिए सभी नालों की डिसिल्टिंग हो, एमसीडी के, एनडीएमसी के, पीडब्ल्यूडी के, इवन फ्लड के, सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग के लिए हमने काम किया। रिपीट करना चाहती हूँ कि दिल्ली की गरीब बहनों के लिए जो हमने सोचा है 2500 रुपये देने की योजना, निश्चित रूप से उन्हें मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। पाकिस्तानी आतंकियों का विचारधारा अल कायदा से मिलता है। अल्जीरिया पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है और वहां के आतंकियों की विचारधारा अल कायदा से मेल खाती है। And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is the ideology which they have been promoting, perpetrating. ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है और पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है, इन आतंकियों की फंडिंग करता है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए इन आतंकवादियों के अड्डे पर कार्रवाई कर रहा है। ओवैसी ने दुनिया के मुल्कों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी बाबा रामदेव ने शुरू कर दी है। इस बार कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे करीब 1 लाख लोग बाबा रामदेव के साथ योगासन करेंगे। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को कुरुक्षेत्र की धरती पर मनाया जाएगा।
ब्रह्म सरोवर के तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में दूर दराज से आए छोटे छोटे बच्चों को लेकर तमाम लोगों ने बाबा रामदेव के साथ योगासन किया। बताया जा रहा है कि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र और पूरे हरियाणा से 10 लाख लोग यहां जुटेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग को लेकर देश के नाम अपना संदेश देंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवः का जहाँ से उद्घोष हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्म युध्य च। तो ये जो संदेश जिस धरती से गया पूरी दुनिया को, ये योग की धरती है, ये अध्यात्म की धरा है और ये सनातन का महातीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और कुरुक्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कश्मीरी पंडितों ने वार्षिक खीर भवानी यात्रा शुरू हो गई है और आज श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। माता खीर भवानी की जयकारे के साथ जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। शक्ति की भक्ति से रास्ते गूंजते रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। कश्मीरी पंडित हर साल आयोजित होने वाली खीर भवानी यात्रा के मेले और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। सुरक्षा में डॉग स्क्वाड की टीम भी लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिन माता खीर भवानी की पूजा की थी। अब्दुल्ला ने आतंकी घटना के बाद पर्यटकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के गांदरबल स्थित तुलमुल्ला स्थित खीर भवानी मंदिर में 3 जून को वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। माता खीर भवानी मंदिर, जिसे क्षीर भवानी मंदिर और रागन्या देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, माता को कश्मीरी हिंदुओं की कुलदेवी कहा जाता है। श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर खीर भवानी मंदिर में देवी की पूजा के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू पहुंचते हैं। और TV9 भारतवर्ष ने माता के दर्शन के लिए जा रहे कश्मीरी पंडितों से बात की। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि माता का बुलावा आया है, वो बिना डर भय के माता के दर्शन के लिए निकल पड़े। बेसिकली क्या है कि ये माता का बुलावा है, जिनको उन्होंने बुलाया है वही लोग आ पाए हैं। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। उत्साहित है? बिल्कुल सही, उत्साहित क्या, मन का प्यार है माता के। कितने साल के बाद जा रहे हैं? मैं कोविड से जब कोविड हुआ था उसके बाद मैं नहीं गया, तो कोविड से पहले मैं कंटिन्यू 20 साल 25 साल आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद मैं 20 साल कंटिन्यू जा रहा था। कश्मीर घाटी आप जा रहे, कोई डर कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, देखिए माता के यहाँ जाना है, हमारी श्रद्धा है, आस्था है। परिस्थितियाँ कभी ऐसी बनती है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी को आज 36 साल हो गए, जिस जीवन में हम इस वक्त है वो एक बड़ा कठिनाई का है। तो हम हर वक्त यही बोलते हैं कि जो आप उत्साहित है? नहीं, बिल्कुल माता की बिल्कुल। तो मैं पहली बार आई हूँ खीर भवानी माता, और मुझे माता की आस्था है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आज हमें किसी का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे हम कैसे, चाहे हमारी बात कैसी थी, हम बहुत खुश है आप? हाँ, बहुत। आप खुश है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश है। कितने साल के बाद आप जा रहे हैं? बाद आई हूँ मैं। 2 साल के बाद। डर कोई खौफ? नहीं, कुछ खौफ नहीं, डर नहीं है, कुछ नहीं, फिर आते ही नहीं। देखिए, ना सिर्फ जम्मू से बल्कि देश के अलग अलग कोने से जहां पर कश्मीरी पंडित रहते हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी मानी जाती हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर और पहली धार्मिक यात्रा जो है वो कश्मीर घाटी के लिए आज रवाना हुई है। और अब देखिए यूपी में मारपीट की तस्वीरें। पहली घटना यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल की है, जहां किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर नोएडा के एक सोसाइटी में कई सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडे से मारपीट की। अस्पताल में हंगामा, किन्नरों ने काटा बवाल, डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो यूपी के जौनपुर का है। अस्पताल में न्यूड किन्नरों ने 45 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इमरजेंसी वार्ड में घुसकर डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय के साथ मारपीट की। ये देखकर वार्ड से मरीज, तीमारदार और डॉक्टर निकलकर भागने लगे, तो इस दौरान सुरक्षा गार्ड और अस्पताल के कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। मारपीट में 2 डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय को गंभीर चोट आई है।
अब नोएडा की एक सोसाइटी में हुई मारपीट की तस्वीर देखिए। हाथों में लाठी डंडे, एक दूसरे से मारपीट, चीख पुकार और शोर शराबा। इस वीडियो में सोसाइटी के 15 से अधिक गार्ड और कर्मचारी हाथों में लाठी और डंडे लिए दिख रहे हैं। वे मारपीट करते दिख रहे हैं। जबरदस्त हंगामा हो रहा है। ये झड़प काफी देर तक चलती रही। सोसाइटी के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। इस विवाद की वजह मामूली कहासुनी बताई गई है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और मामले की जांच जारी है। यूपी के गोरखपुर में रॉन्ग साइड से आ रही एक बेकाबू कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और उस पर सवार 4 युवकों की मौत हो गई इस हादसे में। ये रिपोर्ट देखिए। रॉन्ग साइड से आती कार और बाइक से जोरदार टक्कर, 20 फीट तक उछल गए बाइक सवार, बीच सड़क पर चीख पुकार और चित्कार। गोरखपुर में कार और बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 चचेरे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठे 2 युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल गए, जबकि 2 कार के बोनट में फंस गए। देखिए, बाइक सवार एक ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार कार आई और उन्हें टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के बाद कार उन्हें करीब 100 मीटर तक घसीट ले गई। युवकों के शव बेहद बुरी हालत में मिले हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी को भी विचलित कर सकती हैं। यह हादसा बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे के शिकार राहुल की आज सगाई थी। पड़ोसी ने बताया कि मृतकों में सुनील, प्रदीप और राहुल चचेरे भाई थे। वहीं अरविंद उनका दोस्त था। वो 1 हफ्ते पहले ही बेंगलुरु से घर आया था। सुनील की 2 बेटियां हैं। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था। और महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नशे की हालत में कार चालक ने लगभग 12 लोगों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े लोग, कार ने मारी टक्कर, बेलगाम रफ्तार का कहर। हादसे का ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। ये तस्वीरें पुणे के विश्राम बाग इलाके की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि सड़क यातायात सामान्य होती है। गाड़ियां आराम से आ जा रही होती हैं। सड़क किनारे कुछ लोग चाय की दुकान पर जमा थे। इसी बीच ये कार मोड़ लेती है और रफ्तार बढ़ने के साथ ही ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख पाता है और चाय की दुकान के बाहर खड़े लोगों को टक्कर मार देती है। कार की टक्कर के बाद चीख पुकार मच जाती है। अफरा तफरी के बीच लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बताया जाता है कि हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर MPSC के छात्र हैं। बताया जाता है कि 4 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, जिन्हें संचेती अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए। दुकान पर रखे सामान टूट फूट गए हैं। सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ने कार ड्राइवर जयराम शिवाजी मुले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। जासूसी केस में NIA की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापा मारा है, जिसके बाद कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। देश में छिपे जासूसों की धरपकड़ के लिए NIA ने कार्रवाई तेज कर दी है। NIA ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी केस में 8 राज्यों के 15 लोकेशन पर छापा मारा है। NIA ने जासूसों को पकड़ने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में रेड की है। ये छापामारी संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर की गई है। शक है कि ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े हो सकते हैं। CRPF जवान मोतीराम से पूछताछ के बाद NIA ने ये कार्रवाई की है। रेड में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट समेत महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जब से पहलगाम हमला हुआ है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, तब से कई जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए जासूसों से पूछताछ के बाद से जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हैं। देश भर में जासूसों के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। और बड़ी खबर है, अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। मऊ सीट को खाली घोषित करने का आदेश जारी हो गया है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दरअसल 2 साल की सजा सुनाई गई है। मऊ MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास अंसारी के केस के फैसले के बाद विपिन, ये तो तय ही था। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि नियम है कि इस पूरे मामले में उन्हें कल 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके
बाद न्यायालय का आदेश देर रात सचिवालय को मिला है, विधानसभा सचिवालय को। उसके तुरंत बाद आज सुबह जो विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं प्रदीप दुबे ने इस पूरे मामले में बाकायदा जो मऊ की सीट है उसको रिक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है और बाकायदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मऊ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि बिहार चुनाव से पहले मऊ में उपचुनाव कराया जाए और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इसका बैकग्राउंडर यह है कि 3 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे उस दौरान हेट स्पीच दी थी, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और उस पूरे मामले में इन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने कल इनको 2 साल की सजा सुनाई है। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश की पुलिस अधिकारी ख्याति मिश्रा का पारिवारिक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। ख्याति मिश्रा के पति और तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने कटनी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। भगा रहे हैं ये लोग। हाँ। कौन लोग? ये मारे हैं। सबका फोन जब्त कर लिया, सबको मारे हैं घर जाकर। एसपी ने मरवाया है बेटा। और एसपी ने मरवाया है। और वो ये जो खड़े हैं तुम्हारे पीछे समझौता कर रहे हैं, ये मेरे समझौता करेगा। वो अदालत है क्या? वो मेरे को मरवाए हैं, मैं और ये औरत। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी की है, जहां पुलिस पर सीएसपी के परिवार वालों के साथ मारपीट करने का आरोप है। परिवार का आरोप है कि इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें बंदी बना लिया गया। सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस के असामाजिक तत्व और गुर्गे पुलिस की वर्दी में और महिला थाना के पूरे आके हमारे आवास में घुस के सबको, महिला बच्चे सबको पहले घुस के मारे हैं। हत्या करना चाहते थे, ये सहयोग की बात है। कुछ मीडिया कर्मी लोग आ गए तो हत्या नहीं कर पाए, उनके इरादे पूरे नहीं हो पाए। बिहार से खबर है। बिहार में पुलिस वालों पर हमला कोई नई बात नहीं है। वैशाली में एक बार फिर से गुस्साई भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बेकाबू भीड़, पुलिस टीम पर हमला, पुलिस बाले से मारपीट। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं, जहां आगजनी, सड़क जाम और बवाल के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। एक युवक तेजी से लपका और एसआई को धक्का दे दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। बताया जाता है कि शराब तस्करी के आरोप में अशोक चौधरी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। जेल में उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अशोक चौधरी की हत्या की गई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि उसकी मौत इलाज के दौरान हुई है। अशोक चौधरी के मौत की खबर के बाद बवाल शुरू हो गया। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने आगजनी की और सड़क को जाम कर दिया। जब पुलिस सड़क जाम खाली कराने पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत कराया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। देश में 3000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए। क्या कोरोना के कहर की नई लहर आने वाली है? देश में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे एक बार फिर लोग दहशत में आ गए हैं। देश भर में इस समय कोरोना के 3395 नए केस सामने आ चुके हैं। इसमें केरल में सबसे ज्यादा 1336 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हुई है। इसमें दिल्ली, केरल, कर्नाटक और यूपी के एक मरीज शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 375 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मरीज बढ़े हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से एक महिला की मौत हुई है। वहीं देश भर में अब तक 1435 लोगों को इस बीमारी से छुटकारा भी मिल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और अभी घबराने की बात नहीं है। लोगों को सावधानी बरतनी होगी और अगर किसी में कोविड के लक्षण नजर आते हैं तो जाँच करवाएं। राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सर्कुलर जारी कर सभी अभिभावकों से अपील की है कि अगर बच्चों में बुखार, खांसी, सर्दी या दूसरे कोविड जैसे लक्षण हों तो उन्हें स्कूल न भेजें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शर्मिष्ठा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पनोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड अभिनेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा कि फिल्म में तो देश के लिए जान देने की बात करने वाला मौके आने पर चुप क्यों है। युवती के खिलाफ अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया गया है। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर शर्मिष्ठा ने पोस्ट किए गए पोस्ट को हटा दिया है और माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा के लाखों फॉलोअर हैं। और महाराष्ट्र के यवतमाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भूपेंद्र सिंह जालंधर पंजाब के निवासी के रूप में हुई है। वो पिछले 2 साल से पहचान बदलकर महाराष्ट्र के यवतमाल में रह रहा था। इस पर पंजाब और राजस्थान में हत्या सहित 15 से ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। यवतमाल पुलिस ने भूपेंद्र सिंह को जाम रोड परिसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बिन्नी गुज्जर का गुर्गा है। पुलिस का कहना है कि 2 साल पहले आरोपी ने राजस्थान के बाड़मेर में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। राजस्थान पुलिस ने आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा था। इसी के साथ पंजाब में हत्या की एक वारदात को लेकर उसे 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी पिछले 2 सालों से खुद को राजस्थानी मारवाड़ी बताकर यवतमाल में रह रहा था। उसने लोगों को बताया था कि वो माहुर में एक ढाबा चलाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। और मदद के लिए हाथ फैलाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को गहरा झटका लगा है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आगे बढ़कर मदद करने वाले उसके दोस्त तुर्की ने भी 2 टूक जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दुनिया भर से मुंह की खानी पड़ रही है। आतंकवाद को पनाह देने और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को जारी रखने को लेकर उनके दोस्तों ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों 4 देशों की यात्रा पर निकले शहबाज को तुर्की, कतर और यूएई ने भी 2 टूक नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कटोरा फैलाने वाले देश का वो साथ नहीं देंगे। सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद क्या बात कही। और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नया एक्सपोस्ट आया है। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, अब ये लिख दिया है तेज प्रताप ने। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जय चंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। ये है तेज प्रताप की नई पोस्ट। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेज प्रताप यादव ने भगवान कृष्ण की फोटो के साथ ये पोस्ट की है और इसमें एक बार फिर साजिशों का जिक्र किया गया है।